नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये जो वीडियो है आपकी बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर आधारित है, जो कि भाग 17 है आपका। ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमने उसका जो है वीडियो लाए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकता को डैश की सामाजिक संरचना माना जाता है। तो किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौड़? तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत अच्छे प्रश्न है, किसी दूसरे को भी इससे हेल्प मिल सकती है ना। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है, उस आयु के दौरान बच्चा किससे सबसे बेहतर सीखता है? तो ऑप्शन है आपके, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा या निष्क्रिय शब्दों के द्वारा। देखिए आपने प्रश्न देखा है ना, कौन सी अवस्था पूछ रहा है? जो जन्म से 2 वर्ष की होती है ना। तो जन्म से 2 वर्ष कौन सी अवस्था होती है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जिसे हम बोलते हैं, जो इंद्रियों से ही जनित होती है। तो जो इंद्रियों से जनित होगी तो बच्चा उसमें सिर्फ किसके द्वारा सीखेगा? इंद्रियों के द्वारा ही सीखेगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसमें बच्चा जो है ना प्रेरक और परिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। प्रश्न नंबर अगला है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए ध्यान देना है प्रश्न को आपको, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह उपागम किस पर आधारित है? तो देखना किस सिद्धांत पर यह उपागम आधारित है। ऑप्शन है आपके, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण पर या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण पर। देखिए ऐसा है ना, क्योंकि जो शिक्षिका जो है वो दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ रही है ना, दृश्य सामग्री की सहायता से जोड़ रही है, जिससे विद्यार्थी क्या होता है, उसके जो पूर्व अनुभव है उनसे सीख रहा है। अतः जो ये उपागम हो जाता है तो ये ज्ञान के निर्माण पर आधारित हो जाता है, क्योंकि पूर्व अनुभवों से सीखेगा तो उसके ज्ञान का निर्माण हो रहा है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है आपके, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ये किसकी विशेषता पूछ रहा है? अभिप्रेरित बच्चों की, जो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं ना, उनसे पूछ रहा है। देखिए कौन सी नहीं है इस पर भी ध्यान देना है आपको। तो आपको सीधी सी बात है ना, जो विशेषताएं हैं उनको आप देख लो, जो नहीं होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभिप्रेरित बच्चे जो होता है उनके, देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब बच्चा मोटिवेट होता है ना, खुशी से एकदम काम करता है, यानी हाई लेवल की जो है ऊर्जा आपको दिखाता है कि हाँ बच्चा बहुत अच्छी मन से कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, जब बच्चे के अंदर मोटिवेट होगा तो वो हर कार्य को करने के लिए अग्रसर होगा। तीसरा ऑप्शन है, ये हमेशा सफल होते हैं। चलिए इसमें थोड़ा डाउट है लेकिन चारों ऑप्शन देखने हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो खुशी खुशी से कार्य करेंगे, यानी ये भी सही है। ये हमेशा सफल होते हैं, ये सही नहीं है, यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से? यही। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अभिप्रेरित होता है तो वो कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है, ना कि यह निश्चित हो जाता है कि वो सफल होगा या नहीं। सफल होना या ना होना ये बाद की बात होती है, लेकिन बच्चा उस समय कार्य के लिए प्रेरित हुआ तो वो कार्य करेगा, लेकिन यह निश्चित नहीं हो पाएगा कि वह सफल होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? देखिए समावेशी शिक्षा से संबंधित तथ्य कौन सा सही होगा ये आपको देखना है। पहला प्रश्न है आपका, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन है, तथ्य की शिक्षा से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है आपका, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। या चौथा ऑप्शन है आपका, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। देखिए समावेशी का अर्थ ही यही होता है, हर प्रकार का बच्चा, चाहे वो कमज़ोर हो या तेज हो पढ़ने में, हर तरीके का बच्चा जब एक साथ बैठ के पढ़ता है तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। और यही तो हमारा उत्सव मनाती है ना, कक्षा में उत्सव यही मनाती है। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविधता माने कई प्रकार के, जब बच्चे, हर तरीके के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं ना। अगला प्रश्न है आपका, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। संबंध जो विकार है कौन सा है आपको देखना है। वाक संबंध रोग, भाषाघात,
चलाघात या पठन विकल्प। तो भाषा अवबोधन से संबंधित कौन सा विकार हो जाएगा? एस्पेक्सिया, एफेजिया, एप्रेक्सिया या डिसलेक्सिया? कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषाघात यानी कि अफेजिया। कैसे हो जाएगा? इसमें जो बच्चा होता है ना मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई महसूस करता है ना मौखिक रूप से, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है आपका, छोटे विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? देखिए पठन कठिनाई का वो भी नहीं है, तो ऑप्शन है आपके शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है आपको सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है वर्ण, ये वर्ण होगा, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, चौथा ऑप्शन है पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो छोटे विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं और उनको पठन कठिनाई का जो है ना वो कौन सा लक्षण नहीं है। देखिए जब बच्चा छोटा बच्चा होता है ना वर्तनी में कठिनाई महसूस करता तो ये भी है पठन कठिनाई का है ना, और वर्ण और शब्दों को नहीं पहचान पाता तो ये भी हो जाएगा। पठन गति और प्रभाव में जब वो बोलता है सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है तो ये भी हो जाएगा। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये तो होता ही नहीं है ना। देखिए छोटा बच्चा है, पहले आपको इसको ये समझना है, क्योंकि जो शब्द और विचार होते हैं वो बालक के धीरे धीरे समझ में अपने आप आने लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वाइगोत्स्की का सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पक्षों की बात हुई है, ना कि जैविक पक्षों की, है ना, इसलिए जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है, तो आप याद रखना है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन से आपके व्यवहार का अध्ययन सीखना है, दूसरा ऑप्शन है अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, तीसरा ऑप्शन है आपका सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, मीडिएटर का काम करती है, और चौथा ऑप्शन आपका है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम, पूरा देख लेते हैं, परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसके हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है, तो कौन सी व्यवस्था है? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, स्वस्वीकृत नैतिक स्तर या नैतिकता स्तर? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें भय और डर के कारण जो है नैतिकता नियंत्रित होती है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का, ऑप्शन है किससे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से या विवेक से? तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का हो जाएगा बोध से, है ना। प्रश्न नंबर 12 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डेवी, गिलफोर्ड, क्रूज या रॉस का? तो ये कथन हो जाएगा रॉस का कथन है ये। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित या अभिप्रेरणा का प्रलोभन? तो जो अभिप्रेरणा है उसका वर्गीकरण कैसे होगा? राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित, ये दो उसके वर्गीकरण हो गए। प्रश्न नंबर 14 है, मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेशी शिक्षा या अति उच्च शिक्षा? तो जो मकतब है, मकतब में दी जाती थी प्राथमिक शिक्षा को, है ना। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलें। प्रश्न नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र, निम्न घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इन तीन में से फिलहाल देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा का शिलालेख किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। अगर हम वुड के घोषणा पत्र की थोड़ी बात कर लें, ठीक है, तो ये वुड का जो घोषणा पत्र है चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के लिए 1854 में दिया था, ठीक है। और ये किसके सामने ये प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड, उस टाइम का जो ना तत्काल गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसको ये पत्र लिखा था। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। क्यों लिखा था? उनका ये कहना था
इस घोषणा पत्र में कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा ही होनी चाहिए और उच्च जो शिक्षा है ना, जैसे विश्वविद्यालय वगैरह, इनमें अंग्रेजी भाषा का प्रचार होना चाहिए, ये वो करना चाह रहे थे इस घोषणा पत्र में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्म विज्ञान या कोई नहीं? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विद्यात्म विज्ञान यानी वैज्ञानिक विधि। प्रश्न नंबर 17 है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या शिक्षा शास्त्र? मतलब पहले जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस शास्त्र में कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र, है ना। ठीक है, सर्वप्रथम अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। ये भी आप लिखते जाना, ठीक है, साथ में, क्योंकि कभी कभी कथन के रूप में पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत प्रतिपादित किया? गिलफोर्ड ने, थॉमसन ने, कैटल ने या टर्मन ने? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका गिलफोर्ड ने। अगर हम बात कर लें थॉमसन की, ठीक है ना, थॉमसन ने कौन सा किया था? तो इनका वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत था, है ना। और कैटल की अगर हम बात करते हैं तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत इनका है। और टर्मन का तो आपको पता ही है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, है ना। प्रश्न नंबर 19 है, संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से, अभिप्रेरणा से, व्यवहार से या मूल प्रवृत्ति से? तो संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार मैंने देखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा से, है ना। और उससे कंफ्यूज मत होना, कई बार मैंने देखा है अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो राइट आंसर इसका अभिप्रेरणा से याद रखना है। प्रश्न नंबर 20 है, सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से आरंभ की गई? मतलब किस देश से सबसे पहले ये व्यवस्था शुरू हुई थी? स्वीडन, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यवस्था सबसे पहले स्वीडन से प्रारंभ हुई थी। और ये कब से हुई थी? 1842 में ये सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, वंडूरा, जॉन डीवी या ब्रूनर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉन डीवी, है ना। अगर हम बात करें वंडूरा की, तो वंडूरा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये तो वंडूरा की हो गई, आप लिखते जाइए साथ में। थॉर्नडाइक की है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, और जो ब्रूनर है उनकी है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आप ये इसको लिख जरूर लेना, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। तो व्यवहार का करना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके, सीखने के गति क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में? तो किसके अंतर्गत आएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत, ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? वो है आपकी लार ग्रंथि, है ना। प्रश्न नंबर 24 है, हॉल का सिद्धांत, स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है आपके, बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, या मूल्यों के विकास की, या किशोरावस्था के विकास की? देखिए, स्टैनले हॉल अगर आपको कहीं दिख जाते हैं या उनका नाम भी दिख जाता है तो यूँ मानिए ये किशोरावस्था के बहुत बड़े प्रिय थे। किशोरावस्था के बारे में इन्होंने अध्ययन बहुत किया है। इन्होंने ही कहा है जो किशोरावस्था है तूफान वगैरह की अवस्था है, स्टैनले हॉल का ही कथन है। और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के विकास की, है ना। किशोरावस्था से संबंधित ज़्यादातर जो तथ्य है ना, जो स्टैनले हॉल के आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सी आयु परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आती है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष? तो परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सी आएगी? 9 से 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो परिपक्वता का संबंध आपको है विकास से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टैसिस? तो माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होते हैं गुण, उनको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, है ना।
प्रश्न नंबर 28 है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं। तो कौन से गुणसूत्र होते हैं सामान्य महिला में, आपको बताना है। XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या YX गुणसूत्र। तो महिला में कौन से होंगे? राइट आंसर हो जाएगा आपका XX गुणसूत्र, है ना। अगला प्रश्न है आपका, अपने आप को प्रेम करने की प्रकृति को क्या कहते हैं? अपने आप को, खुद को प्रेम करने की प्रकृति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहम केंद्रित प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रकृति। तो जो अपने आप को जब कोई प्रेम करता है तो उसको क्या कहेंगे? नार्सिसिज्म की प्रकृति, है ना। अगला प्रश्न है आपका, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ग अंतराल है। कौन सी अवस्था? सुप्तावस्था का। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक या 20 से 22 वर्षों तक। तो सुप्तावस्था कब की होगी? 6 से यौवन तक, है ना। तो आज के 200 प्रश्न कैसे लगे जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।